नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम लॉन्ग टाइम के बाद में वापस से क्लास लेके आए हैं, क्लास नंबर 16। इससे पहले हमने क्लास नंबर 15 क्लास हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं और आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो 16 क्लास हम वापस से नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं। सभी इस क्लास से जुड़ जाएं और जो भी अपने साथ ही तैयारी करने वाले जो है उनको आप इस क्लास को शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस श्रृंखला में हमने अभी तक जो है वो लगभग जो है हमने 200 से ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब हम 16 क्लास लेकर आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है केस्टर बीन अरंडी। अरंडी को क्या कहते हैं हम? केस्टर बीन के बीजों में पाया जाने वाला पदार्थ, विषाक्त पदार्थ कौन सा है या विषाक्त प्रोटीन कौन सी है? तो अरंडी के बीजों में जो प्रोटीन पाई जाती है जो कि विषैला प्रभाव डालती है वो कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रिसीन, मिमोसिन, उसके बाद में गोसिपोल दिया हुआ है, साइनोजेन दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं केस्टर बीन का जो वैज्ञानिक नाम है वो रिसिनस कुमुनिस है। क्या है? रिसिनस कुमुनिस है। तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिसीन। रिसीन जो है वो इसमें पाई जाने वाली विषैली प्रोटीन है जो कि हाई टॉक्सिक होती है, हाई टॉक्सिक। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो इसमें केस्टर बीन में एक और विषैला पदार्थ पाया जाता है रिसिनस। क्या पाया जाता है? रिसिनस। पर ये क्या होता है? मॉडरेट टॉक्सिक होता है, मतलब मध्यम विषाक्त। कैसी है? मध्यम विषाक्त होती है। चलो आपको मैं बता देता हूं कि केस्टर ऑयल जो है वो काम में लिया जाता है किसमें? लुब्रिकेंट के रूप में काम में लिया जाता है। केस्टर ऑयल किसके रूप में काम में लिया जाता है? एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब घर्षक के रूप में काम में लिया जाता है, घर्षक के रूप में काम में लेते हैं। और आपको पता भी होगा अरंडी जो है किसके लिए फेमस है? इरी सिल्क वर्म, इरी सिल्क के लिए भी फेमस है। किसके लिए फेमस है? इरी सिल्क जो है वो इसी से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें ये दो ऑप्शन और दिए हुए हैं। मिमोसिन, ये किस में पाया जाता है? छुई मुई में पाया जाने वाला है। छुई मुई किस में पाया जाता है? मिमोसा। उसका वैज्ञानिक नाम मिमोसा से स्टार्ट होता है, तो छुई मुई में पाया जाता है। गोसिपोल जो है वो किसमें? कॉटन में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? कॉटन सीड में पाया जाने वाला केमिकल है। साइनोजन एक जो है ये एक गैस है जो कब बनती है? जैसे एशियन युक्त पदार्थ या ज्वार की बात करें, हम नेपियर ग्रास ज्वार की बात करें या फिर हम बरू घास की बात करें, तो उसमें एशियन जहर पाया जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड। और वो हाइड्रोजन साइनाइड गैस जो है हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो किस में परिवर्तित होता है? साइनोजन गैस में परिवर्तित होता है। और सबसे ज्यादा जहरीला पदार्थ भी यही है जो कि तुरंत मौत दे देता है ना? तुरंत मौत के लिए। और एक चीज और बता देता हूं आपको कि भारत जो है फर्स्ट पोजीशन पे है आरएनडी में। कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है। सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा एरिया है। और लगभग जो है, अच्छा अगर आपसे पूछा भी जाए कि कौन सी फसल को जो है औद्योगिक तेल के लिए जाना जाता है, कौन सी फसल को औद्योगिक तेल के लिए, इंडस्ट्रियल ऑयल जो है वो लगभग इसमें 45 से लेकर के 55% के बीच में इंडस्ट्रियल ऑयल पाया जाता है। 55 से लेकर के 45 से लेकर के 55% इंडस्ट्रियल ऑयल। इंडस्ट्रियल ऑयल इसलिए कहा है कि उसको लुब्रिकेंट के रूप में हम काम में लेते हैं। इतनी जानकारी इसके लिए ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में देसी नस्ल की हीपर गायों के लिए, हीपर मतलब, हीपर किसको कहते हैं?
गाय या भैंस की जो बछिया होगी उसको हम क्या कह रहे हैं, हीपर कह रहे हैं। तो हीपर गायों में यौन परिपक्वता मतलब प्यूबर्टी, यौवनावस्था, प्यूबर्टी की सामान्य आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गाय, और यहाँ पर क्या पूछा है, भारत में देसी नस्ल। तो गाय देखो, गाय जो होती है वो जनरली हम 3 तरह की गाय पालते हैं। एक तो हो गया देसी नस्ल, एक हो जाती है संकर नस्ल, और एक हो जाती है विदेशी नस्ल। कौन सी हो जाती है? विदेशी नस्ल हो जाती है। तो देसी नस्ल में जो है उम्र कितनी होती है? 24 माह होती है। कितनी होती है? 24 माह। और संकर नस्ल में कितनी होती है? 18 माह प्यूबर्टी एज बता रहे हैं। और विदेशी नस्लों में जो है वो कितनी होगी, यह आप मुझे कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 18 से 24 माह जो है देसी नस्ल की गाय की प्यूबर्टी एज होती है। मतलब प्यूबर्टी किसे कहा जाता है? प्यूबर्टी का मतलब होता है जब पहली बार ओव्यूल बनना लगता है, सबसे पहले जो अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन सबसे पहले जो होता है, ओव्यूलेशन होते ही वो जो है कंसीव करने लायक हो जाती है, मतलब संभोग करने लायक हो जाएगी, तो मतलब उसे हम क्या कहेंगे? प्यूबर्टी एज कहेंगे। तो प्यूबर्टी एज भैंस में कितनी होती है वो भी देख लेते हैं कि भैंस की प्यूबर्टी एज क्या है। भैंस में प्यूबर्टी एज जो होती है वो 30 माह। ठीक है। ऐसे ही भेड़ की बात करें तो 10 माह। कितनी होती है? 10 माह होती है। और बकरी की बात करें तो 12 माह प्यूबर्टी एज उसकी मानी जाती है, 12 माह। तो ये प्यूबर्टी एज है। प्यूबर्टी एज भी आपको याद होना जरूरी है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक्सोटिक काउ ब्रीड, विदेशी गाय की नस्लों में प्यूबर्टी एज क्या होती है, उसकी रेंज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नियंत्रित वातावरण। नियंत्रित वातावरण मतलब कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कंडीशन जो होगी। नियंत्रित वातावरण में भंडारण में किन गैसों को नियमित किया जाता है? तो मतलब हम नियंत्रित वातावरण जब बना रहे हैं तो कौन सी गैसों को हम नियंत्रित करते हैं, उनमें कौन सी गैस को ज्यादा, कौन सी गैस को कम किया जाता है, कौन सी गैस को नियंत्रित किया जाता है। तो कौन सी गैसों को कंट्रोल करेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर नाइट्रोजन और मीथेन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो किसको नियंत्रित किया जाता है? किसको नियंत्रित किया जाएगा? भंडारण के लिए कौन सी गैसें जरूरी है? तो भंडारण के लिए जो गैसें जरूरी है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। ठीक है। तो कौन सी गैस जो है वो नियंत्रित की जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनको नियंत्रित किया जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित किया जाएगा। हाइपोबेरिक विधि कहते हैं उसको। क्या कहते हैं अपन? हाइपोबेरिक विधि। मतलब नियंत्रित वातावरण में फलों या सब्जियों को भंडारण करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हाइपोबेरिक विधि कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। फालसा के पौधों के कर्तन का उत्तम समय क्या है? फालसा के पौधों में कर्तन मतलब प्रूनिंग। क्या पूछ रहा है ये? प्रूनिंग पूछ रहा है। तो प्रूनिंग का उचित समय क्या है? फालसा के पौधों में प्रूनिंग कब की जाती है? तो फालसा में हमें ये भी देखना है कि फालसा में फलन कब होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपके पास क्या दिए हुए हैं? मई जून, मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर जनवरी, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फालसा वैज्ञानिक नाम शायद इसका जो है ग्रीविया, क्या है? ग्रीविया स्पीसीज है। क्या है? ग्रीविया स्पीसीज। ठीक है। तो फालसा के पौधों में खट्टा फल होता है। ऑप्शन दिया मई जून, मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर जनवरी। तो फलन जो होता है इसमें ये होता है मई जून में। कब होता है? मई जून में होता है। तो मई जून तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया हुआ है मार्च अप्रैल। तो मार्च अप्रैल में क्या होता है? मार्च अप्रैल में इसमें पुष्पन प्रारंभ होता है। अप्रैल में पुष्पन प्रारंभ होता है। तो उस टाइम पे तो प्रूनिंग करेंगे नहीं, क्योंकि अपने को ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग होगी तो ही मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिलेगा?
फ्रूट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। तो अक्टूबर नवंबर इसके लिए सूटेबल, मतलब जो है कर्तन के लिए सूटेबल नहीं है। इसके लिए सूटेबल जो होगा वो दिसंबर जनवरी होगा। क्या होगा? दिसंबर जनवरी फालसा के लिए, प्रूनिंग के लिए सबसे उत्तम समय है। क्या है? सबसे उत्तम समय है। और फालसा जो है वो ड्रोथ टोलरेंट, क्या है ये? ड्रोथ, सूखा सहनशील, सहनशील फसल, सहनशील फल है, सूखा सहनशील फल है फालसा, है ना। मतलब ड्रोथ टोलरेंट में इसका नाम आता है, ड्रोथ टोलरेंट में इसका नाम आएगा। ये चीज समझ में आ गई आपके कि फालसा जो है उसमें प्रूनिंग दिसंबर जनवरी में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कैप्सिकम कि किस किस्म के फलों का रंग पीला होता है। कैप्सिकम मतलब मिर्च, ठीक है। कैप्सिकम मतलब क्या होगा? मिर्च होगा। तो कौन सी ऐसी मिर्च की वैरायटी है जिसका रंग पीला होता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। इंदिरा दिया हुआ है, भारत दिया हुआ है, पूसा दीप्ति दिया हुआ है और ओराबेले दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी मिर्च की किस्म नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें सारी की सारी जो है वो क्या है? सभी मिर्च की किस्में हैं, सभी मिर्च की किस्में, ये सारी की सारी मिर्च की किस्में हैं। अब तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसका कलर कौन सा होता है। ठीक है, तो इंदिरा, इसका कलर होता है भैया ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन होता है। भारत का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। उसके बाद में पूसा दीप्ति का कलर कैसा होता है? रेड, रेड होता है। अब बची कौन सी है? एक ही बची है, ओराबेले। ओराबेले जो है वो राइट आंसर होगा आपका। ये कैसे कलर की होती है? पीला रंग होता है इसका। कैसा होता है? पीला रंग होता है। F1 वेराइटी है, F1 वेराइटी, F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड वेराइटी है। और ये जो है सिंजेंटा से निकाली है। सिंजेंटा जो प्राइवेट कंपनी है उसने इस वेराइटी को जो है डेवलप किया है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, मिर्च में दो तरह की मिर्च होती है, कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्रूटेसेस, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSA और फिर आई ऑफ इंडिया भाषा किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं 2008, 2006, 2004, 2005। तो पहली चीज तो क्यों लागू किया गया है? ये किसको? आयात को देखता है। उसके बाद में इसके स्टैंडर्ड बनाता है, स्टैंडर्ड्स लागू करता है, मानक, है ना, मानक निर्धारित करता है। और क्वारंटाइन से रिलेटेड काम भी ये करेगा। तो ये जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है, अब इसमें एक और चीज दे रखी है, सुरक्षा भी करता है और मानक स्टैंडर्ड भी है इसके। और मानक किसके लिए निर्धारित करता है? ये आयात और निर्यात के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो है ये मानक निर्धारित करता है। तो इसको जो लागू किया गया था इस अधिनियम को, ये किया गया 2008 में। कब लागू किया गया इसको? 2008 में इसे लागू किया गया। इससे पहले जो है वो कई तरह के ऑर्डर चलते थे, मिल्क ऑर्डर चलता था, ऑयल ऑर्डर चलता था, अलग अलग कई सारे ऑर्डर चलते थे, सभी को सम्मिलित करके और इसमें शामिल कर दिया गया। अब यही जो है सभी चीजों को देखता है, ये सम्मिलित एक्ट है, सबका क्या है? सम्मिलित एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टमाटर की किस्म जो कम एवं अधिक तापमान पर उगाने के लिए उपयुक्त है? टमाटर की ऐसी कौन सी किस्म है जो कम और अधिक तापमान पर उगाने के लिए उपयुक्त है? कम और अधिक तापमान की बात हो रही है तो मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? रेंज। क्या चाहिए? रेंज चाहिए, मतलब परास। ठीक, क्या परास होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पूसा सदाबहार,
पूसा शीतल, पूसा उपहार और पूसा हाइब्रिड। 4 दिए हुए हैं, तो 4 में से जो है वो कौन कौन सी किस्में हैं जो कौन कौन से तापमान पर। तो ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है। ऐसा क्वेश्चन है कि जो मतलब आप इजीली अगर मान लो नहीं भी आता है और अगर तुक्का लगाते हैं तो 80% चांस है कि राइट हो जाए। और अगर आप ये सोच लो कि नहीं मैं तो पढ़ने वाला लड़का हूं, तो मैं तो पढ़ के अगर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उसमें गलती होने के चांस ज्यादा है, गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो देखो, अगर आप तुक्का लगाते तो क्या लगाते? पूसा सदाबहार। मतलब कोई सा भी टेम्परेचर हो, कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, मतलब ये चला जाएगा। और अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, पूसा सदाबहार मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री पे भी ग्रो करेगी और मैक्सिमम 30 डिग्री पे भी ग्रो कर जाती है। तो ये इसका रेंज है, वाइड रेंज वेराइटी है। कैसी है? वाइड रेंज वेराइटी है, मतलब कम पे भी कर रही है सर्वाइव और अधिक पे भी सर्वाइव कर रही है। उसके बाद में पूसा शीतल, ये तो निश्चित रूप से कम तापमान पर उगाई जाएगी। पूसा उपहार, ये प्रोसेसिंग के लिए ठीक है। किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी वेराइटी है ये। किसकी? टमाटर की। प्रोसेसिंग के लिए सबसे बढ़िया वेराइटी, प्रसंस्करण के लिए। किसके लिए? प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म है। और पूसा हाइब्रिड अधिक ताप के लिए। किसके लिए जानी जाती है? अधिक ताप वाले क्षेत्रों के लिए जानी जाती है। तो मैंने आपको सबका बता दिया कंप्लीट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पूसा सदाबहार क्या आ जाएगा? पूसा सदाबहार हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बीज उत्पादन के समय गुणवत्ता नियंत्रण में, बीज उत्पादन के समय गुणवत्ता नियंत्रण में, बीज उत्पादन के समय गुणवत्ता नियंत्रण में कौन सी अवस्था नहीं है? कौन सी अवस्था नहीं है जिससे कि गुणवत्ता नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है बीज उत्पादन के लिए? सीड प्रोडक्शन, है ना। तो बीज उत्पादन में सबसे पहली चीज तो अपन बीजों का चयन, मतलब कौन सी वेराइटी हमें उगानी है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद में कृषि क्रियाओं को, जैसे कि कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण, उससे क्या है गुणवत्ता खराब होगी ना। रोग अगर हो जाएगा, जैसे मान लो कंडवा रोग ही हो गया गेहूं में या जौ में, तो उससे क्या है बीजों में के साथ पाउडर भी आ रहा है, तो उससे बीजों की गुणवत्ता खराब होगी। दूसरी चीज वो सीड बोर्न डिजीज भी कहलाएंगे, तो वो वेराइटी बीज नहीं मानी जाएगी फिर। तो पहला तो है अवांछित पौधों का निष्कासन। अवांछित पौधों का निष्कासन, उसको तो हम क्या कहते हैं? रोगिंग कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? रोगिंग। रोगिंग ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है? आनुवांशिक शुद्धता के लिए की जाती है। आनुवांशिक शुद्धता के लिए जो की जाती है उसे हम क्या कह रहे हैं? रोगिंग कह रहे हैं। ठीक, रोगिंग मतलब दो वेराइटीज है एक ही फसल की, तो उसमें से जो फसल हमने नहीं बोई है उसकी वेराइटी अगर उसी फसल की दूसरी वेराइटी उग जाती है, तो उसको हम उखाड़ते हैं, अपरूट करते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रोगिंग कहते हैं। आनुवंशिक शुद्धता के लिए ये तो सबसे जरूरी चीज है ना, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में दूसरा है बीज उपचार। तीसरा दिया हुआ पादप सुरक्षा। पादप सुरक्षा का मैंने बताया भी, एक रोग अगर मान लो होता है तो ये भी नहीं होगा। ये तो सम्मिलित किया जाता है, ये भी सम्मिलित किया जाता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है? नहीं है। अपने को क्या ढूंढना है? नहीं वाला ढूंढना है। कैसा ढूंढना है? नहीं वाला ढूंढना है। और उसके बाद में बीज स्रोत का नियंत्रण। बीज स्रोत जहां से बीज ला रहे हैं वो तो जरूर से ज्यादा देखना पड़ेगा हमें कि कहीं ना कहीं उसी में तो मिलावट नहीं है। अगर उसमें उसको नहीं देखेंगे तो फिर ये अवांछित पौधों का निष्कासन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीज उपचार। बीज उपचार जरूरी नहीं है कि आप बीज उपचार करो, ठीक है। तो पादप सुरक्षा इसमें आ जाता है, बीज उपचार इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो बीज उत्पादन के समय गुणवत्ता नियंत्रण में कौन सी अवस्था नहीं है? तो बीज उपचार अवस्था नहीं है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और आपको मैं बता दूं ये कौन से एग्जाम में, ARO 2025 का जो एग्जाम हुआ है एग्रोनॉमी का, उसमें ये क्वेश्चन था। तो अच्छा कथन वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमने
निकाल के लाए हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अर्का निकिता किसकी किस्म है? अर्का निकिता किसकी किस्म है? ऑप्शन है बैंगन, मिर्च, भिंडी, टमाटर। चार चीजें दी हुई है। अर्का निकिता मतलब सबसे पहली बात तो IIHR द्वारा निकाली जाएगी। कहां से निकाली गई? IIHR द्वारा निकाली गई है। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है? ये वेराइटी, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, ये वेराइटी जो है येलो वेन मोजेक वायरस प्रतिरोधी किस्म है। कैसी है? प्रतिरोधी। तो येलो वेन मोजेक वायरस जो है वो किस में होता है? पीत सिरा मोजेक रोग जनरली सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, जिसमें कि मोजेक संरचना बन जाती है। तो वो किस में होता है? देखने को तो हमें सब में मिल सकता है ना, पर सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? भिंडी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्का निकिता जो है वो किसकी किस्म है? भिंडी की किस्म है। हमने डिजीज भी पढ़ी हुई है, ओकरा येलोवेन मोजेक वायरस डिजीज, है ना, भिंडी का पीत सिरा मोजेक रोग, ये चीज हमने देखी हुई है ना? नहीं देखी हुई क्या? हाँ, तो भिंडी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। गुलाब की किस्म अर्का सावी का समूह क्या है? गुलाब की किस्म अर्का सावी, गुलाब की किस्म है ये, तो अब ऐसे नहीं पूछा कि अर्का सावी किसकी किस्म है। अर्का निकिता पिछली बार पूछ लिया ना, हर बार ऐसे ही नहीं पूछा जाएगा। तो अर्का सावी जो है वो गुलाब के किस समूह की किस्म है? देखो गुलाब में एक चीज बता देता हूँ, किंग ऑफ फ्लावर तो है ही है। दूसरी चीज क्या है? दो तरह के गुलाब होते हैं, एक तो होते हैं कृषित मतलब कल्टीवेटेड रोज, और एक होते हैं जंगली वाइल्ड रोज। ठीक है, इनके अलग अलग स्पीसीज है। उसके बाद में हम इसी में जाते हैं जो कल्टीवेटेड है। तो कल्टीवेटेड में भी क्या है? इनके ग्रुप बनाए हुए हैं। वो किसके आधार पर? फूल आने के आधार पर, फूल आने के आधार पर इनके ग्रुप बना दिए। तो ग्रुप बनाए, जो कौन कौन से ग्रुप बना दिए इन्होंने? देखो आप, टी रोज बना दिया, है ना। उसके बाद में दूसरा ये फ्लोरिबंडा बना दिया, पोलियंथा बना दिया, मिनिएचर बना दिया, है ना। उसके बाद में क्लाइंबिंग रोज बना दिया। कौन सा बना दिया? क्लाइंबिंग रोज बना दिया। ग्रैंड फ्लोरा बना दिया। ये जो है रोज बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन से समूह से जो है अर्कासावी वेराइटी आती है? सबसे ज्यादा कमर्शियल वेराइटी, कमर्शियल जो है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा कमर्शियल टी रोज और फ्लोरिबंडा, इन दोनों को सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, टी रोज और फ्लोरिबंडा को सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो यहाँ पर जो अर्कासावी है वो किसकी है? किस समूह में रखा जाती है? किस समूह में रखी जाएगी? फ्लोरिबंडा समूह में रखी जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? अर्कासावी जो है वो फ्लोरिबंडा ग्रुप का रोज है। किसका है? फ्लोरिबंडा ग्रुप का। इतने टाइप के समूह हमने बना रखे हैं। ये किसके आधार पर? ये क्लाइंबिंग रोज है। क्लाइंबिंग रोज तो क्या है? 12 महीने, ये शानदार वाले रोज है, मतलब 12 महीने जो है इसमें रोज, इसमें ब्लूमिंग बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में टी रोज कमर्शियल रूप में हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, म्यूकोसा का मधुमक्खी के छत्ते जैसा रूप निम्न में से किसमें देखा जाता है? अब ये भी अच्छी चीज है। पहली चीज तो कि म्यूकोसा क्या है ना, पहली चीज तो क्या है कि म्यूकोसा क्या होता है ना। तो म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा है भैया जो आपका स्टोमक है, आमाशय है। क्या है? आमाशय। आमाशय की अंदर की जो झिल्ली है, अंदर की जो परत है, उसकी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो वो किस प्रकार की दिखती है? तो आमाशय की जो स्ट्रक्चर अंदर की देखी जाएगी तो वो किस प्रकार की दिखती है? मधुमक्खी की छत्ते के आकार की दिखती है। तो अब आमाशय में भी क्या है? 4 भाग है। कितने भाग है? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इनमें से पहले तो अपन उस भाग को हटा देते हैं जो आमाशय का भाग ही नहीं है। तो इसमें आमाशय का भाग कौन सा नहीं है? ओमेजम दे रखा है,
जेजुनम दे रखा है, रुमेन दे रखा है और रेटिकुलम दे रखा है। तो जेजुनम तो क्या है, आंत्र का भाग है। किसका भाग है, आंत्र, जिसको कि मध्य आंत्र कहते हैं अपन। क्या कहते हैं, मध्य आंत्र, मध्य आंत्र है जेजुनम। अब हम आ जाते हैं वापस से। अब ये तीन भाग जो है वो किसके हैं, ये तीनों भाग आपके आमाशय के हैं। फर्स्ट भाग को, प्रथम आमाशय को क्या कहते हैं, रुमेन। फर्स्ट को क्या कहते हैं, रुमेन। और सेकंड आमाशय को क्या कहते हैं, रेटिकुलम। अगर मान लो यहां पर ऑप्शन ऐसा नहीं दिया होता, रेटिकुलम रुमेन नहीं दिया होता, फर्स्ट स्टोमक, सेकंड स्टोमक, थर्ड स्टोमक, फोर्थ स्टोमक लिख देते, तो ये समस्या का विषय हो जाता। क्योंकि अपन ने तो याद ही रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम के रूप में ही याद किए हैं। फोर्थ कौन सा है, एबोमेजम है, सत्यपेट जिसको कहते हैं अपन। क्या कहते हैं, सत्यपेट। तो यहां पर आमाशय का कौन सा भाग है जिसकी आंतरिक झिल्ली में किसकी तरह, मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई देता है वो देखने पर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, द्वितीय आमाशय। द्वितीय आमाशय मतलब कौन सा, रेटिकुलम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेटिकुलम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, जल उपयोग दक्षता की इकाई क्या होती है। जल उपयोग दक्षता मतलब कितना जल उपयोग किया, और जो जल उपयोग किया उससे कितना प्रोडक्शन हुआ। तो जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशियंसी, दो तरह की होती है, फसल वाली और प्रक्षेत्र वाली। मतलब प्रक्षेत्र फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी और फसल क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। तो क्रॉप में तो क्या आ जाएगा, यील्ड अपॉन ईटी, और प्रक्षेत्र में क्या आ जाएगा, यील्ड अपॉन डब्ल्यूआर, वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं। ईटी वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, और डब्ल्यूआर क्या है आपका, यहां पर वाटर रिक्वायरमेंट मतलब जल मांग है। तो पहली चीज तो अब यहां पर क्या है, यह अनुपात है। क्या है, अनुपात। तो अनुपात में देखेंगे, ईटी वाष्पन वाष्पोत्सर्जन को तो हम किस में मापते हैं, देखो सेंटीमीटर में मापेंगे। कोई भी चीज है तो उसको सेंटीमीटर में मापा जाएगा। वाटर रिक्वायरमेंट को भी अपन किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक, अब पहले तो अपन यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, हेक्टेयर सेंटीमीटर प्रतिदिन। डेज की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। जलमांग को दिन में कैसे मापोगे आप, या वाष्पन वाष्पोत्सर्जन को दिन में नहीं माप सकते। इसकी इकाई क्या है, सेंटीमीटर हो सकती है, कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, सेंटीमीटर। उसके बाद में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर, है ना। और उपज को भी आप हेक्टेयर सेंटीमीटर में, उपज को तो हम वजन में ही मापेंगे, और वजन की इकाइयां तो ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, यही चीजें होगी। तो सबसे जरूरी चीज प्रतिशत यहाँ पर नहीं होगा। प्रतिशत तब होता है जब इसमें फॉर्मूले में क्या होता है, 100। 100 नहीं है तो प्रतिशत तो होने का चांस नहीं है, प्रतिशत भी नहीं होगा। हेक्टेयर सेंटीमीटर ये दोनों नहीं होंगे। अब राइट आंसर क्या हो गया अपना, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर। तो दोनों की यूनिट क्या है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर। ये क्या है, जल उपयोग दक्षता मापने की इकाई है कि कितने ग्राम, मतलब इतना हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी जो है वाष्पन वाष्पोत्सर्जन के मार्फत उड़ा है, और उससे कितनी यील्ड आई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जल उपयोग दक्षता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनरली जल उपयोग दक्षता का क्वेश्चन पूछा जाता है। पशुओं में डिसबडिंग शब्द का अर्थ क्या है। डिस का मतलब यहां पर नहीं, नहीं होगा, या हटाना हो जाएगा, है ना, या रहित, रहित करना। ठीक, बडिंग मतलब बड, बड मतलब कलिकाएं, कलिकाएं मतलब ऐसी सेल्स का बंद जहां से क्या, ब्लूम, जहां से कोई भी चीज निकलती है उसको बड कह रहे हैं। तो डिसबडिंग का अर्थ क्या है, छोटे पशुओं के सींग कलिकाओं को हटाना। बिल्कुल यहाँ पर ये ऑप्शन सुटेबल बैठ रहा है। फिर भी देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है, शल्य चिकित्सा से अंडकोशों को हटाना। ये तो नहीं होगा, ये कास्ट्रेशन में चले जाते हैं अपन। किस में चले जाते हैं, ये तो कास्ट्रेशन है। उसके बाद में पशुओं के बालों की सफाई करना, पशुओं के बालों की सफाई करना ग्रूमिंग होगा। क्या होगा, ग्रूमिंग। खुरहरा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, खुरहरा। अच्छे स्वास्थ्य का रखरखाव, हेल्थ मैनेजमेंट होगा। ये क्या होगा, हेल्थ मैनेजमेंट। तो राइट आंसर क्या है, छोटे पशुओं के सींग कलिकाओं को हटाना।
कास्टिक पोटास से हटा देते हैं इसको, किससे हटा देते हैं? कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। इस पेस्ट को जो है ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहां से सींग इमर्ज होने वाले हैं, उस जगह पे लगाने से वहां की कोशिकाएं जो है वो जल जाती है, और कोशिकाएं जलने के बाद में सींग नहीं उगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम डिसबडिंग कहते हैं। अगर सींग उगने के बाद में सींगों को हटाते हैं तो उसको डीहोर्निंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डीहोर्निंग। वो डीहोर्नर से करते हैं, उसमें भी यही काम में लेंगे। यहां पर इसका पेस्ट काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, टमाटर के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी क्या होती है? आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस आईडी क्या रखी जाएगी? आईडी दो चीजों के लिए रखी जाती है। किस किस के लिए? पहला तो आधार बीज के लिए, और दूसरा प्रमाणित बीज के लिए। ठीक है, प्रमाणित बीज के केस में हम कम रखते हैं और आधार बीज के केस में ज्यादा रखते हैं। डिस्टेंस मीटर में ही रखी जाती है। आईडी हमेशा किस में रख रहे हैं? अपन मीटर में रख रहे हैं। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वेराइटी जो टमाटर जो है वो स्वपरागित फसल है या परपरागित फसल है। तो टमाटर क्या है? स्वपरागित फसल है। कैसी फसल है? स्वपरागित। परंतु कहीं कहीं पर जो है इसमें परागण थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है, इंसेक्ट का रोल इसमें देखने को मिल जाता है। तो हमें क्या रखनी चाहिए? तो प्रमाणित बीज के लिए 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 30 और 25। तो जो सबसे कम है वही हम यहाँ पर राइट आंसर मानेंगे। 25 मीटर जो है वो टमाटर के प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है। क्लियर होगा आपका? नेक्स्ट, अच्छा, सबसे ज्यादा संकर बीजों में रखी जाती है। 3 तरह के परागण होते हैं: स्व परागित फसलें, बहुधा परागित फसलें और पर परागित फसलें। पर परागित फसलों में सबसे ज्यादा आईडी रखी जाती है। सबसे ज्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी सबसे ज्यादा किस में रखी जाएगी? पर परागित फसलों में रखी जाती है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। और बहुधा में, जैसे 100 में तो क्या है, जहां पर अगर मान लो 5% से कम क्रॉस पोलिनेशन, 5% से कम होता है, जहां पर 5 से लेकर के 25% के बीच में क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसे हम बहुधा परिपरागित फसल मानते हैं। और जिसमें 25 से अबव, 25% से अबव पर परागण होगा उसे हम पर परागित फसल कह देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये अच्छा क्वेश्चन है। मृदा में लवण की सांद्रता मिलीग्राम प्रति लीटर की गणना, मिलीग्राम प्रति लीटर की गणना इस सूत्र द्वारा की जाती है। तो मृदा में लवण की सांद्रता की गणना के लिए पहली चीज तो ये कि उसकी इकाई क्या है। उसकी इकाई क्या है? तो इकाई तो आजकल हम पढ़ते हैं क्या? डेसीसाइमन प्रति मीटर, यही पढ़ते हैं। अब यहां तो ऐसी यूनिट दे ही नहीं रखी, यहां तो ऐसी यूनिट है नहीं। तो यहां पर अब एक और चीज बता देता हूं, 1 डेसीसाइमन इज इक्वल टू 0.64 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्या होगा? 0.64 ग्राम पर सेंटीमीटर। और 1 डेसीसाइमन बराबर कितना होता है? 1 मिलीमोज। कितना होता है? 1 मिलीमोज पर सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहां पर अपने को सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। तो 64 ग्राम यहां पर दिया हुआ है, तो मिलीग्राम में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 640 इंटू ईसी, है ना। 1 ईसी का मतलब ये होगा, 1 ईसी कहेंगे अपन इसको। 1 डेसीसाइमन 1 ईसी में 0.64 ग्राम पर लीटर, सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा? पर लीटर। पर लीटर मिनरल होते हैं, क्या होते हैं? पर लीटर। उसमें क्या है? साल्ट पाया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे 640 इंटू ईसी मिलीमोज 1 पर सेंटीमीटर, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ये भी याद रखना है आपको कि 1 डेसी से, अभी वर्तमान में तो डेसीसाइमन यूनिट काम में ले रहे हैं, पहले क्या लेते थे? मोज या मिलीमोज हम काम में लेते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लवणीय क्षारीय मृदासी क्वेश्चन था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से दी गई नस्लों का मिलान उनके उत्पत्ति स्थलों से कीजिए। कौन सी नस्ल जो है कौन से क्षेत्र की है, तो मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले जमुना पारी दे रखी है, तो जमुना पार कौन सा इलाका होगा, जमुना पार किसके लिए, जमुना पार उत्तर प्रदेश वालों के लिए जमुना पार। उत्तर प्रदेश वालों के लिए जमुना पार क्या होगा, इटावा, मैनपुरी, एटा, आगरा और हाथरस, ऐसे जिले जो हैं वो क्या होंगे, जमुना पार क्षेत्र होंगे। तो मैंने अभी बोला उसमें इटावा शब्द आया आपके, बिल्कुल। तो जमुना पारी मजेस्टिक ब्रीड है। उसके बाद में चांगथांगी, चंगटांगी जिसको कहेंगे अपन, कहाँ पाई जाती है, चंग प्रजाति द्वारा पाली जाती है। चंग प्रजाति पहाड़ों की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है, और पहाड़ कहाँ दिख रहे हैं इसमें, यहाँ दिख रहे हैं, ये यहाँ। चंगटांगी जो है पश्मीना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पश्मीना। वैसे बकरी का नाम नहीं है, पश्मीना ऊन का नाम है। हम किताबों में तो वही पढ़ते हैं कि पश्मीना नस्ल की बकरी से अच्छी ऊन प्राप्त, ऊन का नाम पश्मीना है, बकरी का नाम क्या है, चंगटांगी, जो कि लेह लद्दाख में पाई जाएगी। उसके बाद में बेरारी, बेरारी जो ज्यादा चीजें अगर मान लो समाचार वगैरह ऐसी चीजें ज्यादा देखते हैं तो उनको याद रहेगा। विरार कहां पर है, विरार, विरार मुंबई के आसपास का इलाका है, मुंबई, ठीक है, विरार है। तो विरारी कहाँ की हो जाएगी, महाराष्ट्र की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी, महाराष्ट्र की हो जाएगी। और मारवाड़ी कहाँ की हो जाएगी, राजस्थान की। मारवाड़ी कहाँ की हो जाएगी, राजस्थान की हो जाएगी। तो देख लेते हैं, फर्स्ट में तो क्या है, 3, फर्स्ट में 3 यहां भी है और यहां भी है। उसके बाद में सेकंड, बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट यहां है, यहां नहीं है। तो 2 तो ये अभी तो अपना ये सही, इस पे आगे अपन, ये गलत हो गया अपना, ये गलत है, ये गलत है, पर फिर भी आगे तक मिलान करते हैं। विरारी 4th महाराष्ट्र में है और मारवाड़ी 2nd। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आने के बाद में तो आनंद ही आ जाते हैं, चाहे पेपर में सिलेक्शन होना हो नहीं होना हो, पर मिलान करने का जो मजा है वो वैसा ही है। जैसे हम ये सोचते हैं कि कितना ही कठिन कार्य हो पर अपन कर लेंगे इसको, है ना। बहुत सी बार गलतियां हो भी जाती है, एक ऑप्शन को लेके भी गलतियां हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17, क्वेश्चन नंबर 17, FSS है। अभी अपन ने इसके बारे में पढ़ा भी था, 2008 में आया। कब आया ये, 2008 में। स्टैंडर्ड मेंटेन करता है के अनुसार स्क्वेस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की अनुमति सांद्रता, मतलब लिमिट, क्या पूछा है यहाँ पर कि लिमिट कितनी होनी चाहिए SO2 की। फसाई बोल रहा है कि ये लिमिट रखोगे नहीं तो फिर उसको स्क्वेस नहीं माना जाएगा, उसको कोई ना कोई जहरीला पेय पदार्थ मान लेंगे हम, है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है 100 ppm, 200 ppm, 600 ppm और 350 ppm। तो 350 ppm, जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, RTS जो होता है ना, रेडी टू सर्व, उसमें तो कितना 70 ppm उसकी सांद्रता का ये दिया हुआ है। कितना ppm दिया हुआ है, 70। और उसके बाद में स्क्वेस वगैरह जो है इनके लिए जो कितना डिसाइड किया हुआ है, 350, कितना डिसाइड किया हुआ है, 350 ppm जो है SO2 की सांद्रता की अनुमति, लिमिट उन्होंने निर्धारित की गई है। मैं आपको और बाकी का भी आपको बता देता हूं कि बाकी में कितना कितना है। एक सेकंड, इसमें जो है जेम जेली में 40 ppm, जेम जेली में कितना है, जेम और जेली, इसमें SO2 की लिमिट कितनी है, 40 ppm। उसके बाद में स्क्वेस के साथ ही और कौन कौन से हैं, जैसे कि स्क्वेस है, कार्डियल है, सिरप और क्रसेज। स्क्वेस, कार्डियल, स्क्वेस, कार्डियल, सिरप, सिरप, इनमें क्या है 350 ppm है। RTS में मैंने आपको पहले बता ही दिया 70 ppm यहां पर होगा। उसके अलावा ड्राई फ्रूट,
में 200 ppm और ड्राई ग्रेप्स में 700। ड्राई फ्रूट में जैसे कि जो ड्राई फ्रूट पंचमेवे जिनको हम कहेंगे, ड्राई फ्रूट में कितना 2000 ppm, ये SO2 चल जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिखा है। उसके बाद में अचार और चटनी में 100 ppm। पिकल्स में कितना है 100 ppm जो है वो SO2 लिमिट है। किसमें? पिकल्स में, अचार में और चटनी में, दोनों में। ठीक, ये सबका हो गया। जनरली यही चीज आपको ध्यान रखनी है, स्क्वेस और कार्डियल, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इनमें 350 ppm की लिमिट्स है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, करक्यूमा लोंगा किसका वानस्पतिक नाम है? सौंफ का क्या है? सौंफ का जो है फोइनिकुलम वल्गेर, है ना। नेक्स्ट है हल्दी, करक्यूमा लोंगा। लहसुन का क्या है? ये तो आपको कमेंट करना है, लहसुन का और प्याज का। ठीक है, उसके बाद में धनिया का क्या है? कोरिएंड्रम सेटाइवा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? करक्यूमा लोंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक गैर चयनात्मक, नॉन सेलेक्टिव, मतलब जो फसल को चयन करके नहीं मारता है, मतलब जिस भी वनस्पति पे हम इस शाकनाशी का प्रयोग करेंगे ये समस्त शाक को नष्ट कर देगा, समस्त हर्ब को नष्ट कर देगा। शाकनाशी का उदाहरण है गैर चयनात्मक, नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में क्या क्या आ जाता है अपने पास? नॉन सेलेक्टिव में आ जाता है अपने पास ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट, पैराक्वाट, जीडीपी, या फिर यूं कह दो डीजीपी। ऐसे याद तो नहीं करना चाहिए कि कंफ्यूजन हो जाता है भैया। आप तो याद रख लो, ग्लाइफोसेट जो है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। इसके अलावा डाइक्वाट और पैराक्वाट भी जो है नॉन सेलेक्टिव है, बाकी सब सेलेक्टिव है। बाकी सब क्या है? सेलेक्टिव है, पर्टिकुलर के लिए ही काम में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भेड़ की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो 2n इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं अपन? 54। क्या पढ़ते हैं? 2n इज इक्वल टू 54 पढ़ते हैं। 54 राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी चीज 1954 में ही जो है क्लासिफिकेशन भी आया, किसका? भेड़ का क्लासिफिकेशन। भेड़ का क्लासिफिकेशन 1954 में ही किया गया। ये था हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आपको अच्छे लगे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चीज़ को, और लगातार इस चैनल पे बने रहें ताकि इसी प्रकार के मज़ेदार 20 क्वेश्चंस आप देख सकें। हम आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द। उसमें डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके पर्पज के, मतलब जैसे कि आप जवाब भी दे पाओ अच्छे से, ऐसे क्वेश्चंस भी सम्मिलित करेंगे, है ना। लाइक भदावरी के दूध में वसा, टाइटली काउड हॉर्न, मतलब जलेबी की तरह मुड़े हुए सींग, और भी कई तरह के क्वेश्चन उसमें सम्मिलित करेंगे ताकि आपको जो है कॉन्फिडेंस आए। तो ये एक सीरीज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, कॉन्सेप्ट वाली सीरीज, और एक सीरीज हम आपके लिए लेके आएंगे कॉन्सेप्टिव सीरीज, जिसमें कॉन्फिडेंट वाली सीरीज। दोनों सीरीज का रिलेशन जो है वो सी से ही है, कॉन्फिडेंट लाने के लिए और कॉन्सेप्ट लाने के लिए। दोनों तरह से हमें तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि पेपर थोड़े वैसे ही आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।